बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे, टोंक से ये बड़ी खबर है जहां पर पायलट के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पदाधिकारी करेंगे बीजेपी ज्वाइन और करीब 100 कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। नगर पालिका चेयरमैन सरपंच लेंगे बीजेपी की सदस्यता। साथ ही न सिर्फ नगर पालिका और चेयरमैन बल्कि जिला परिषद सदस्य पालिका पार्षद भी बीजेपी में शामिल होंगे। जब लोकसभा के चुनाव की तारीख दिन पर दिन कम होती जा रही है, उस बीच बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में सफल हो रही है और वहीं कांग्रेस का कुनबा लगातार घटता जा रहा है। और वहीं आप देखें तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया, प्रभुलाल सैनी भी साथ रहेंगे मौजूद। तो कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। टोंक में, यानी कि टोंक वो गढ़ बीजेपी कांग्रेस का माना जाता है जो सचिन पायलट का गढ़ है, जहां पर अच्छी मजबूत पकड़ है सचिन पायलट की। उस गढ़ में, सचिन पायलट के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी करते हुए बड़े लेवल पर कांग्रेस के तमाम लोगों को आज ज्वाइन करा रही है। खबर पर हमारे संवाददाता दौलत जुड़े हुए हैं। दौलत, कांग्रेस के गढ़ में, सचिन पायलट के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा टोंक जिले की चारों विधानसभा से ही बड़े लेवल पर बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है अजीत सिंह मेहता, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज वो ज्वाइनिंग करवाएंगे। बीजेपी के बड़े जो प्रदेश के लीडर है वो भी यहाँ पर रहेंगे। अरुण चतुर्वेदी यहाँ आएंगे। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो यहाँ रहेंगे। कन्हैयालाल चौधरी जो टोंक से मंत्री है, पीएचईडी मंत्री, वो यहाँ रहेंगे। और भी कई नेता हैं बीजेपी के प्रदेश स्तर के, वो यहाँ रहेंगे। देवली उनियारा जो विधानसभा है, हरीश मीणा जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उस विधानसभा से दोनों ही नगर पालिकाओं के चेयरमैन जो है वो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करने की पूरी संभावना है। ऐसे में हरीश मीणा का जो गढ़ लोक विधानसभा क्षेत्र है वो भी नहीं बचा पा रहे हैं और टोंक सचिन पायलट का गढ़ है। तो इस पूरे टोंक जिले से बीजेपी कांग्रेस के करीब 100 से ज्यादा आज बीजेपी में कितने कार्यकर्ता दौलत ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस के? 100 से ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारी, सरपंच, सीआर, डीआर और पार्षद है जो कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होंगे। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता होंगे। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बताते चले कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और साथ ही राजस्थान के लिए 40 नाम इस लिस्ट में रखे गए हैं, जिसमें अशोक गहलोत का भी नाम है, सचिन पायलट का भी नाम है और राहुल गांधी का नाम है। सोनिया गांधी भी स्टार प्रचारक रहेंगी। सीपी जोशी और जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी और डोटासरा का नाम भी इसमें रखा गया है। 40 नाम यह है। टीकाराम जूली भी है, रामलाल मीणा भी है, अलका लांबा का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 40 नाम है। कांग्रेस ने लिस्ट भी बाकायदा जारी कर दी गई है। इनको कमान दी गई है लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की। ये सभी नेता जो है अलग अलग राज्यों में जाएंगे और वहां पर पार्टी के जो योजनाएं हैं, पार्टी की तरफ से आने वाले समय में क्या कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी और जनता को किस तरीके से लुभाते हैं वो स्टार प्रचारक देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें तमाम बड़े नाम है, चाहे फिर वो राजस्थान के, हम अशोक गहलोत की बात कर ले, सचिन पायलट की बात कर ले, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सभी को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। और बता दें कि अभी कल ही बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट राजस्थान के लिए अपनी लॉन्च की है, जिसमें राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी थे, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी इसमें शामिल थे, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद कनकमल कटारा, विधायक बाबा बालकनाथ। इन तमाम बड़े चेहरों को बीजेपी ने भी अपने राजस्थान के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है कल, उसमें शामिल है। और अब कांग्रेस ने भी अपने 40 नामों के साथ राजस्थान में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें टीकाराम, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ ही सोनिया गांधी, अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तमाम लोग शामिल हैं जो राजस्थान में 25 की सीटें जहां बीजेपी दावा कर रही है, जहां बीजेपी कांग्रेस की गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, जहां बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जहां कांग्रेस में वो तमाम बड़े चेहरे जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, उस बीच में
इन तमाम बड़े लोगों को स्टार प्रचारक के रूप में राजस्थान में इसीलिए प्रोजेक्ट किया गया है ताकि राजस्थान की 25 सीटों में से कुछ तो खाता खोल पाए, क्योंकि 2019 में एनडीए ने एक भी सीट नहीं जाने दी थी, लेकिन इस बार जब 25 का आंकड़ा है तो इसलिए कुछ सीटों की ओपनिंग के लिए 40 नामों में से बड़े नामों को प्रोजेक्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी आज अपना नामांकन भरेंगे। सुबह 10 बजे नामांकन रैली शुरू होगी और साथ ही आपको बता दें कि नामांकन रैली जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचेगी, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी को आज नामांकन पत्र सौंपा जाएगा। रैली में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साथ में मौजूद रहेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी साथ में है, वही रामचंद्र चौधरी, जहां पर अभी पीसीसी में लगातार बैठक हो रही थी कि किस तरह से प्रत्याशी की बदलने को लेकर भी हो रहा था, लेकिन अब फिलहाल आज शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन पत्र सौंपेंगे। और वहीं प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। और इसी कड़ी में दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी और मन्नालाल रावत ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। देखिए रिपोर्ट। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई, जिसके बाद दूसरे चरण के मतदान के नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में बीजेपी के बाड़मेर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। कैलाश चौधरी ने अपना नामांकन 2 सेट में दाखिल किया। कैलाश चौधरी को निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी ने भी समर्थन दिया। कैलाश चौधरी के अलावा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के अलावा कई और दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का वादा किया। देखिए, ये दौर जो है वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दौर है और इस दौर में आप पूरे राष्ट्र में देखेंगे जो मनोभाव है, जो लोकमत है, वो पूरी तरह से उनके साथ है। आपने यूपी में देखा होगा कहाँ 400 प्लस जो एमएलए हैं उनमें से सिर्फ 2 आए। तो एक इस तरह का मनोभाव है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पक्ष में और भारत का जो मूल विचार है राष्ट्रीयता के, उसके पक्ष में पूरा लोकमत है। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। 4 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, जबकि 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जिन 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा उनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 शामिल हैं। प्रदेश में जहां दूसरे चरण के नामांकन का दौर शुरू हुआ है, वहीं पहले चरण में दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच भी की गई है, जिसमें 7 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है। अब 12 सीटों के मुकाबले के लिए 124 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 131 उम्मीदवारों ने 179 नामांकन दाखिल किए थे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल तो दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा, लेकिन उससे पहले निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रक्रियाओं को तय वक्त पर पूरा करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सियासी सूरमा भी पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई है। मुख्तार की मौत के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और सुबह करीब 8 बजे शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये मेडिकल बुलेटिन के द्वारा ये सूचना दी गई है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। परिवार की प्रेजेंस में ही पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम के बाद शव गाजीपुर ले जाया जाएगा। परिवार के खाने में जहर देने का लगाया गया आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का निधन हुआ। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था और साथ ही इलाज के दरमियान ही उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक के द्वारा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार को जेल में हार्ट अटैक आने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने के बाद उससे पहले आईसीयू में
फिर सीसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 घंटे इलाज के बाद मुख्तार अंसारी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मऊ से गाजीपुर तक और कानपुर से लखनऊ तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तो कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग भी हो रही है। दरअसल जेल में बेहोश होने के बाद मुख्तार अंसारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी सेहत पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन मुख्तार की सेहत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। फिर डॉक्टरों की टीम ने आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट कर दिया, लेकिन मुख्तार की सेहत में सुधार नहीं हो पाया और फिर दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो गया। इससे पहले मंगलवार को बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसे स्टूल सिस्टम की परेशानी हो रही थी। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उसे 14 घंटे तक आईसीयू में रखकर इलाज किया गया था। लेकिन इस बार हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। दरअसल मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम 8:25 पर मुख्तार अंसारी अस्पताल में भर्ती हुआ। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार के इलाज में जुटी थी। पहले आईसीयू में रखा गया, फिर सीसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अस्पताल में किसी की भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस की टीम सुरक्षा में तैनात है और बांदा से लेकर मऊ, गाजीपुर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि दावों से दिल भले ही बहला लिया जाए, लेकिन जीत हासिल नहीं की जा सकती है। इसलिए अपनों की बगावत से लेकर चुनाव लड़ने से इनकार तक कई मुश्किलों से जूझ रही कांग्रेस ने चुनावी माहौल बनाने के लिए पुख्ता प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। किसी का कट रहा टिकट, कोई चुनाव लड़ने से कर रहा इनकार। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, हम भी इसको अदरवाइज ले रहे हैं, पार्टी भी इसको सहजता से ले रही है और हम लोग नए उम्मीदवार घोषित कर लेंगे। कांग्रेस में क्यों चल रही है ऐसी बयान? कैसे होगा कांग्रेस का बेड़ा पार? पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सभी सीटों पर प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिए। इसके साथ ही पार्टियों ने जीत के दावे भी तेज कर दिए। रूप से जनता उनकी कथनी और करनी को अच्छी तरह समझ चुकी है और इस बार लोकसभा चुनाव में निश्चित जवाब देगी, ये हमें पूरा भरोसा है। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस जीत के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। किसी का टिकट कट रहा है तो कोई चुनाव लड़ने से ही किनारा कर रहा है। राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने अपनी उम्मीदवारी को वापस लेते हुए दूसरे को टिकट देने की अपील की। और ये इतनी सी बात थी, हमारे पार्टी फोरम की बात थी और मेरे ख्याल में इसमें कोई विशेष बात नहीं है, हम भी इसको अदरवाइज ले रहे हैं, पार्टी भी इसको सहजता से ले रही है और हम लोग नए उम्मीदवार घोषित कर लेंगे। सुदर्शन रावत भले ही विधानसभा चुनाव में मिली हार से खुद को चुनावी समर से दूर रखने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। साल का हमारा कार्यकाल रहा, हमारी योजनाएं रही, वो अब लोग याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से 4 महीने में इन्होंने केवल भ्रमण, भाषण और लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। लहजा बता रहा है कि कांग्रेस के कुछ सूरमा विधानसभा चुनाव में मिली हार की धूल झाड़कर चुनावी दंगल में अपने प्रतिपक्ष को चारों खाने चित्त करने में जुट गए हैं। बात इतनी ही नहीं है, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र 6 अप्रैल को जयपुर शहर से जारी होने जा रहा है। पीसीसी वॉर रूम में लोकसभा चुनाव में प्रचार और सभाओं की रणनीति तय करने के लिए आयोजित बैठक से यह बात निकल कर सामने आई है। 6 तारीख को 11 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आ रहे हैं और पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्चिंग करेंगे और पब्लिक मीटिंग में करेंगे। डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को याद कर रही है। पीसीसी चीफ ने हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल डीजल के वैट पर भी सरकार को घेरा। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने इलेक्शन में कहा था कि
मैं हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर एक पर डीजल पर 12 रुपए का फर्क है वो समाप्त कर दूंगा। आज कर दिया क्या? तो एक नमूना है ये, बाकी और बहुत सी बातें हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 6 अप्रैल को सोनिया गांधी के हाथों जारी होने जा रहा घोषणा पत्र पब्लिक का है, इसीलिए पार्टी ने पब्लिक में ही इसे लॉन्च करने का विचार किया। मैनिफेस्टो पब्लिक का है, इसलिए पब्लिक में ही इसको लॉन्च करने का तय किया पार्टी ने। हमें खुशी है कि मैनिफेस्टो लॉन्च और कहीं जो होगा हमें पता नहीं, साथ में हो सकता है कि साथ में और जगह से भी हो, पर जयपुर से होना हमारे लिए गर्व की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में जो कार्य किए गए उससे पहली बार राजस्थान देश भर में चर्चा में आया। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस की परसेंटेज बढ़ी, हमारे 16 लाख वोट बढ़ गए। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान पर विशेष फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। मई में देश में नई सरकार बनेगी, लेकिन ब्राह्मण में भी नव संपत 2081 को सत्ता में बदलाव होने जा रहा है और ब्राह्मण में नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। ब्राह्मण के सत्ता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा पीएम, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। नए संवत 2081 का आरंभ। ब्रह्मांड की सत्ता में होगा बदलाव, बदलेगा ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल। ब्रह्मांड के राजा और मंत्री कौन? नए संवत 2081 का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होने जा रहा है। इस दिन से ब्रह्मांड की सत्ता में बदलाव होता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि नए संवत का राजा कौन होगा। संवत के लागू होने का जो नियम है, इसके अनुसार जो तिथि जिस समय से लगती है उसी समय से संवत का स्वामी या राजा तय किया जाता है। पंचांग के अनुसार संवत 2081 में 8 अप्रैल को सोमवार की रात्रि में 11:51 पर प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाएगा। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नववर्ष का शुभारंभ 9 अप्रैल को होगा। मान्यता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की सत्ता का बंटवारा होने वाला है। इस बार ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल आक्रामक ग्रहों से युक्त होगा। देखते हैं किस ग्रह को कौन सा पद मिलेगा। ग्रहों का भी सत्ता परिवर्तन और आधिपत्य भी परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को नव संवत्सर हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सन 2081 प्रारंभ होने जा रहा है। चूंकि हिंदू गणना के अनुसार जिस वार को नव संवत्सर प्रारंभ होता है, राजा का पद मंगलदेव को मिला है और प्रधानमंत्री शनिदेव नियुक्त किए गए हैं। शुक्रदेव का जल मंत्रालय और वित्त मंत्री चंद्रमा रहेंगे। ग्रहों का यह मंत्रिमंडल 9 अप्रैल से सत्ता संभालेगा। मंगल और शनि के प्रभाव की वजह से इस साल प्रॉपर्टी और आईटी का मार्केट परवान चढ़ेगा और विद्वानों को सम्मान मिलेगा। राजा मंगलदेव प्रभाव, चिकित्सा क्षेत्र में नई प्रगति, आम जन को लाभ, चिंता, भूकंप और अग्निकांड का भय। ब्रह्मांड का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री शनि प्रभाव, लोहा, डीजल, ऑयल, खेत के नए भंडार की संभावना, मजदूरों को आसानी से रोजगार मिलेगा। शुक्रदेव जल मंत्रालय प्रभाव, अपराध पर लगाम लगेगी, आम जन के लिए सुविधाजनक कार्य प्रणाली बनेगी। वित्त मंत्री चंद्रमा प्रभाव, आम जन को आर्थिक बढ़ोतरी। कृषि मंत्री सूर्य प्रभाव, कृषि क्षेत्र में प्रगति होगी। नव संवत 2081 4 राशियों के लिए बेहद फलदायी रहने वाला है। देखते हैं कौन सी राशियां हैं जिन पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि, सेहत और भौतिक सुख में बढ़ोतरी, व्यर्थ की यात्रा से बचें। वृष राशि, मध्यम फलप्रद रहेगा, व्यापारिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि, सेहत के प्रति सजग रहें। सिंह राशि, मिश्रित फलदायी रहेगा। कन्या राशि, मई से अटके काम होंगे। तुला राशि,
सुख समृद्धि के साथ धन में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा वाले सावधान रहें। धनु राशि, व्यापार में आर्थिक लाभ मिलेगा। मकर राशि, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। कुंभ राशि, व्यापार में लाभ होगा, भूमि भवन का भी लाभ होगा। मीन राशि, व्यवसाय में लाभ होगा। जो पश्चात धान्याधीश है वो सूर्य और पूर्व धान्याधीश मंगल है। इससे यह कि दोनों फसलें काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ जगह वर्षा की कमी हो सकती है। इस वर्ष का जो विश्वामात्र और वर्ष के जो 4 स्तंभ हैं उनमें जल स्तंभ और तृण स्तंभ थोड़े कम हैं, लेकिन वायु स्तंभ और अन्न स्तंभ काफ़ी अच्छे हैं। अन्न स्तंभ अच्छा होने से अनाज की स्थिति इस वर्ष काफ़ी अच्छी रहेगी। ये साल आम जनता के लिए फलदायी रहने वाला है। नए तकनीकी युग की शुरुआत होगी। भवन और वाहन के व्यापारियों को लाभ होगा। अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी और आईटी का मार्केट जोर पकड़ेगा। मंगल की वजह से खाद्य वस्तुओं का नुकसान होगा और पशुओं में भी अचानक रोग फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगीलो राजस्थान की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रंगीलो राजस्थान की झलक देखने को मिली है। मौका था राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक संध्या का। बीकानेर हाउस के चांदनी बाग में यह आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से किया गया था। इस दौरान धुरू की धरती के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत प्रमुख आवासीय आयुक्त आलोक ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद जोधपुर के मोहम्मद रफीक और उनके साथी कलाकारों ने गणेश वंदना की। राजस्थान के पारंपरिक नृत्य, भपंक वादन और खड़ताल वादन के साथ ही गायन ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के 20 प्रतिभागियों ने अपने पगड़ी बांधने के कौशल का परिचय दिया, जिसमें केवल चंद को प्रथम, मुकेश सिंघल को द्वितीय और कैलाश नायक को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। राजस्थान उत्सव के इस कार्यक्रम में एक और जहां डूडा की ओर से आयोजित शिल्प मेला आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं दूसरी ओर पॉटर्स व्हील और ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप ने अतिथियों को खुद मिट्टी की आकृतियां बनाने का रोमांचक मौका प्रदान किया। इस मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार के दिल्ली स्थित कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अंजू ओम प्रकाश, उप आवासीय आयुक्त रिंकू मीना, वरिष्ठ लेखाधिकारी श्रेया सिंह भदौरिया भी उपस्थित रहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट।